नमस्ते सभी को। अपनी साइंस बुलेट सीरीज 10th क्लास की इसके अंदर हम पार्ट थर्ड यानी सेकंड चैप्टर के पार्ट थर्ड और आखिरी जो पार्ट है यानी इस पार्ट में अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, इसको पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा क्वेश्चन आने के यहाँ से चांस रहते हैं। वो है सॉल्ट फैमिली का। सॉल्ट क्या होता है, क्योंकि एसिड बेस अपन पढ़ चुके हैं। सॉल्ट क्या होता है, किस टाइप के होते हैं, इनके यूजेज क्या है, ये सब हमको इसमें पढ़ना है। जैसे फेमस फोसिंग सोडा है, कॉपर सल्फेट है, जिप्सम है या फिर बेकिंग सोडा, ये सब क्या होते हैं, ये सब अपने को इस चैप्टर में जानना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिकली अपन जिसके बिना अपना काम नहीं चलता, कॉमन सॉल्ट यानी नमक से शुरुआत करते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि अगर अपन उदासीनीकरण की अभिक्रिया को जानते हैं तो सबसे पहले हम बेसिक जो अम्ल है यानी HCl, सबसे सिंपल वाला अम्ल, और सबसे सिंपल वाला जो क्षार है या स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग जो बेस है यानी NaOH और HCl, इनकी जब रिएक्शन की बात करते हैं तो इनकी रिएक्शन से हमें मिलता है सबसे कॉमन सॉल्ट, वो है NaCl प्लस साथ में मिलता है हमें H2। आपको पता है कि एसिड वो होते हैं जो हमेशा क्या करते हैं, H प्लस देते हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा यहाँ से H प्लस निकलेगा, और बेस वो होते हैं जो OH माइनस देते हैं। और आपको पता है H प्लस और OH माइनस का तो जन्मों जन्मों के साथ है, दोनों मिलकर H2 बना ही देंगे। पीछे जो बचेगा यानी अम्ल का अवशिष्ट यानी Cl जो बचा है वो इस मेटल के साथ, क्योंकि क्षार के अंदर आगे जो एलिमेंट होता है वो मेटल होता है, मेटल के साथ मिलकर जो यौगिक बनता है उसे हम सोल्ट यानी लवण कहते हैं। तो लवण की डेफिनेशन जो किताब में आपको क्लियरली नहीं मिलेगी वो यही है कि जब भी कोई अम्ल का अवशिष्ट यानी H प्लस देने के बाद जो बच जाता है अपशिष्ट, वो किसी धातु के साथ, क्योंकि OH देने के बाद आगे धातु बचेगा क्षार में से, धातु के साथ मिलकर जो यौगिक बनाएगा उसे हम सोल्ट यानी अपना लवण कहेंगे। और लवण के अंदर देखो, हो सकता है आप H2SO4 ले लो, हो सकता है आप HNO3 ले लो, कोई सा भी एसिड लो, कोई सा भी बेस लो, इन दोनों के बचे हुए हिस्से जो होंगे वो हमेशा लवण बनाएंगे। साथ अगर आप अम्ल और क्षार की क्रिया कर रहे हो साथ में जल भी बनेगा, इसी को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। शुरुआत होने के साथ साथ आप ये भी जान लो कि ये एक कच्ची सामग्री है। दूसरे जो इम्पोर्टेंट आपके लवण हैं उनको बनाने में कच्ची सामग्री के रूप में यानी एक बेसिक अभिकारक के रूप में इसको काम में लिया जाता है। कैसे ये प्राप्त होता है, तो समुद्र के पानी के अंदर जो खारापन है, जो लवण है, वहीं से नमक को निकाला जाता है। और राजस्थान में भी आपको पता है सांभर डिडवाना जिले वगैरह हैं, उनसे हम नमक निकालते हैं। फिर आगे देखते हैं क्लोज आर, ये पिछले साल जो बोर्ड एग्जाम हुए हैं उनमें ये आ चुका है क्वेश्चन, क्लोर एल्कलाइन प्रोसेस। इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम को अच्छे से देखना है। एकदम सिंपल सी बात है कुछ नहीं। इसमें नमक का पानी लेना है, नमक का पानी मतलब NaCl प्लस H2 को आपको लेना है। फिर इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाने हैं, एक पॉजिटिव एनोड और एक नेगेटिव कैथोड। फिर आपको सेल या बैटरी के जरिए इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवानी है। जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी पास होते ही नमक का पानी यानी NaCl और H2O जो हैं वो आयंस में टूट जाएंगे। और आपको ये भी पता है कि NaCl जो होगा वो तो टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में, और जो H2O होगा वो टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। अब ये आयंस क्या करेंगे कि जो पॉजिटिव आयंस बन रहे हैं जैसे Na और H प्लस, ये तो नेगेटिव यानी कैथोड पे जाएंगे। और आपको पता है कि कैथोड पे जाने के बाद HH वाले जितने भी आयन हैं वो मिलकर H2 गैस बन के कैथोड की साइड से निकल जाएगी, यानी H2 गैस निकल जाएगी कैथोड से। और Cl और OH माइनस आयन कहाँ भागेंगे, एनोड की छड़ की ओर, क्योंकि अपोजिट चार्ज है। लेकिन OH2 नाम की कोई गैस होती नहीं है, लेकिन Cl मिलके Cl2 बन के कहाँ से निकल जाएगा, एनोड से। तो इसका मतलब ये हुआ कैथोड से H2 और एनोड से Cl2 बनेगा, यानी दो गैसें आपके प्रोडक्ट के रूप में बन जाएगी। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी को आप बंद करोगे तो बंद करने के बाद आपको पता है अंदर जो Na और OH बचा हुआ होगा वो मिलके NaOH बना देंगे, जिसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं। और ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका, जो कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। जस्ट आगे देखते हैं। इसमें जो लवण है, लवण में पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो अपन लेते हैं बेकिंग सोडा। आपको पता ही है कि खाने पीने की जितनी भी टेस्टी चीज़ें जो अपन कभी कभी बनाते हैं, जैसे
पकोड़े वगैरह हैं, या फिर पाव भाजी, खमण, ऐसी जो भी चीज़ें जो फुली हो, सॉफ्ट हो, फुली हुई चीज़ें, उन सब में बेकिंग सोडा, बेकरी के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब में हम बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखो केक दिख रहा है आपको, इसके अलावा आपको पता है पेट में अगर एसिडिटी हो, अपन कहते हैं दाल बाटी अगर बनाई है अपन ने, तो बाटी वगैरह में अगर सोडा होगा तो वो गैस नहीं करेगा, एसिडिटी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सोडे का जो बेकिंग सोडे का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसमें क्योंकि इसमें बाइकार्बोनेट ग्रुप है, तो आपको पता है कि कार्बोनेट ग्रुप को जब भी हीट मिलती है तो वो CO2 रिलीज कर देता है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ में ये एक दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार है तो अंदर जाके क्या करेगा, एसिडिटी को ये कम करेगा। साथ में दांतों की जो ब्राइटनेस है उसको बढ़ाने में, यानी ये दुर्बल क्षार है तो दांतों की अम्लता खत्म करने का भी ये फायदा करता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर कहीं पर आग लग रही है तो आग लगने पर भी आप NaHCO3 को यूज करके CO2 बनाकर आग बुझाने में हेल्प कर सकते हो, यानी अग्निशमन में भी इसको काम में लिया जाता है। अब इसको बनाने की अभिक्रिया क्या है पहले वो देखते हैं। इसमें अभिकारक के रूप में 4 चीज़ें ली जाती है। NaCl जो कच्ची सामग्री में कह ही रहा था आपको, NaCl के साथ H2O, CO2 और NH3 अमोनिया, चारों सिंपल बातें हैं। NaCl, H2O, CO2, NH3 यानी अमोनिया। इनको जब आप आपस में क्रिया कराओगे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, जिसमें से अपना जो मेन प्रोडक्ट है वो मेन प्रोडक्ट रहेगा NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, कुकिंग सोडा। लेकिन साथ में जो बनेगा जिसे हम नौसादा नाम से जानते हैं, आपने सुना होगा इसका नाम, जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड में आ जाता है, लेकिन अमोनियम क्लोराइड कहते हैं इसे। और इससे अपने को ये सह उत्पाद है, अपना मेन उत्पाद कौन मिल गया है, NaHCO3। और अगर एक चीज़ और जाननी है कि जब अपन खाना बनाते हैं घर पे, तो अब होता है जैसे कोई बाटी बनाई है, उसके अंदर आटे के अंदर अपन ने NaHCO3 यानी कुकिंग सोडा डाला है। जब उसको सेकोगे आप, यानी जब उसको गर्म करोगे तो वो एक फूल जाएगी और फट जाएगी। सोडा डालने के बाद जो बाटी वगैरह होती है वो फट जाती है। उसका कारण क्या है? तो जब आप उसको गर्म करोगे, गर्म करने पे क्या होता है कि उसमें आपको ये दिख रही होगी रिएक्शन कि खाने का सोडा गर्म करने पर CO2 गैस निकालता है। तो जैसे उसके टूटने से अंदर से जहाँ से CO2 गैस निकलेगी वहाँ छोटे छोटे से पोल यानी छेद हो जाएंगे और वो बाटी एकदम सॉफ्ट और फुली फुली हो जाएगी। ये आपको समझ में आया होगा। इसके अदर उपयोग क्या है? एंटासिड के रूप में काम में लिया जाता है, अग्निशमन में ये बता दिया मैंने आपको, और चीज़ों को मुलायम और स्पंजी बनाने में, बेकिंग पाउडर में इसको काम में लिया जाता है। आगे आते हैं अपन वॉशिंग सोडे पे। वॉशिंग मतलब होता है धोने का सोडा, और इसको साफ, क्योंकि नाम से पता चलता है सोप में इसको काम में लिया जाएगा। इसके अलावा ग्लास बनाने में और बोरेक्स के रूप में, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोरेक्स सोडियम के यौगिक होता है एक, बोरेक्स में भी काम में लिया जाता है। पेपर इंडस्ट्रीज, कागज बनाने की जो फैक्ट्री होती है उसके अंदर भी हम वॉशिंग सोडे को काम में लेते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, लेकिन साथ में 10H2 अब भी आपको बोलना है। अगर इसका फॉर्मूला बोलते हो तो Na2CO3.10H2। ये 10H2 है, इसके जो यूनिट फॉर्मूला है यानी इकाई सूत्र है, इसमें एज ए क्रिस्टल वाटर के रूप में आपको मिलेगा। अब इसके बनाने की जो रिएक्शन है वो 2 और सिंपल सी रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन तो ये है कि अगर आप सोडियम कार्बोनेट के साथ 10H2 को ऐड कर लो तो आपको धोने का सोडा मिल जाएगा, यानी सोडियम कार्बोनेट में धोने के सोडे में सिर्फ 10H2 का डिफरेंस है। अगर वो 10H2 अंदर ऐड रहता है यानी क्रिस्टल वाटर के रूप में रहता है तो वो धोने का सोडा होता है। क्रिस्टल वाटर क्या है ये अपन आगे अभी जानेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके भी आप सोडियम कार्बोनेट प्राप्त कर सकते हो। इसके उपयोग क्या है आपने देख ही लिए, बोरेक्स में, कागज उद्योग में, साफ सफाई में, घरों में। स्थायी कठोरता, जल के अंदर जो कठोरता होती है उसको दूर करने में भी इसको काम में लिया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये ब्लीचिंग पाउडर इसे कहते हैं, या विरंजक चूर्ण भी कह सकते हो आप। विरंजक चूर्ण नाम से पता चला, वी मतलब हटाना होता है, रंजक मतलब कलर को हटाना होता है। इसका जो फॉर्मूला है अपने CaOCl2। CaOCl2 का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। और इसको बनाया कैसे जाता है तो आप देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का जो पानी होता है उसमें क्लोरीन गैस को प्रोवाइड करके हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को बना सकते हैं। इसका काम सूती लिनेन के जो वस्त्र होते हैं फैक्ट्रियों में उनके विरंजन के लिए इसको काम में लिया जाता है।
इसके अलावा आप जीवाणु वगैरह को नष्ट भगाने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में भी इसको काम में ले सकते हो। और लकड़ी की मज्जा के यानी जो कागज की लकड़ियों के अंदर जो कलर को उड़ाना या कागज बनाने की फैक्ट्रियों में भी इसको काम में लेते हैं। फिर आगे देखते हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में 100% आपके आता है वो है POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पहले इसको ये जानना है कि बनता कैसे है। तो ध्यान रखो आप कि जिप्सम जो होता है उसमें CaSO4 2H2O होता है यानी कैल्शियम सल्फेट और साथ में 2H2O क्रिस्टल वाटर होता है। अगर उस 2H2O को अपन एक फिक्स टेम्परेचर देकर उसमें से 1.5 H2O को अलग कर दें यानी 75% को वाटर को अलग कर दें तो आपको जब कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट या सेमी हाइड्रेट रूप जो मिलेगा यानी CaSO4 हाफ H2O जो मिलेगा इसे हम POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे। और इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब भी आप वाटर ऐड करोगे तो वापस हम किसको प्राप्त कर सकते हैं, जिप्सम को। जिप्सम जो कि एक सीमेंट की तरह होता है, इसलिए आपको पता होगा POP का जो पाउडर होता है, जब किसी की टांग टूट जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो आपको पता है कि डॉक्टर उसको फिक्स पोजीशन पे लाने के बाद उसके ऊपर पट्टी वगैरह करके फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस के चूर्ण को थोड़ा गीला करेगा, यानी वाटर से उसकी रिएक्शन करवा के उसके ऊपर एक लेप कर देता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा होगा आपको। लेप करने के बाद जैसे ही वो सूखता है तो वो जिप्सम का रूप ले लेता है और हड्डी अपनी जगह पर ही बनी रहती है। इस प्रकार मेडिकल साइंस में यानी हॉस्पिटल में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस को काम में लिया जाता है। साथ में आपको ये एक अच्छी सी मूर्ति दिख रही होगी, या अर्ध प्रतिमाएं अगर मैं बोलूँ या पूर्ण प्रतिमाएं। अर्ध प्रतिमाएं जैसे नवरात्रि के ऊपर माता जी की जो आप प्रतिमाएं लेके आते हैं या गणेश जी की जो प्रतिमाएं लेके आते हैं, जो पीछे से आपको पता है खाली होती है, वन साइड होती है, उनको भी POP के द्वारा ही बनाया जाता है। इसके अलावा खिलौने बनाने में, सजावट के सामान बनाने में, किसी सतह को चिकना POP के नाम से अपन बोलते हैं, सतह को चिकना बनाने में भी इसको काम में लिया जाता है। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, तो एग्जाम में आपको स्पेशली इसके निर्माण की विधि को और इसके यूज को पढ़ना है। फिर भी अगर आप इन सब चीज़ों के अंदर किसी के यूज को भूल जाते हैं और एग्जाम में आता है कि किसी चीज़ के 2 या 3 यूज आप लिखिए, तो आपको घबराना नहीं है। और आपको क्या करना है कि 3 यूज जो आपको मैं बता रहा हूँ सॉल्ट के, वो सब जगह बेसिकली आते हैं। एक तो यूज है इंडस्ट्रीज के अंदर, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंडस्ट्रीज में काम नहीं आती, सारे केमिकल उद्योगों में काम में आते हैं। दूसरी चीज़ है मेडिकल साइंस या मेडिसिन, दवाइयाँ बनाने में सारे केमिकल काम आते हैं। तीसरी प्रयोगशाला यानी लैब में सब कुछ काम आता है। तो आप अगर कहीं कोई यूज भूल जाओ या एक आध यूज आपको कम लगे तो आप एग्जाम में ध्यान रखें, इन 3 में से किसी के भी यूज को किसी भी रसायन के अंदर आप लिख सकते हैं। फिर आप लास्ट बात करते हैं अपन क्रिस्टल वाटर की, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। कुछ यौगिक जो होते हैं जैसे वॉशिंग सोडा है, जिप्सम है, कॉपर सल्फेट है, इनका नाम के अकॉर्डिंग खाली Na2CO3 CaSO4 ऐसा लिखना ही काफ़ी नहीं है। तो आप देख रहे होंगे जिप्सम में, कॉपर सल्फेट में, इन सब में 2H2O, 5H2O, 10H2O आ रहा है। ये है क्या है, किसी यौगिक का जो एक सिंगल फॉर्मूला अगर अपन लें, उस सिंगल फॉर्मूले के अंदर जो H2O के अणुओं की संख्या होती है हम उसे क्रिस्टल जल कहते हैं। किसी रसायन के इकाई सूत्र में पाए जाने वाले जल के अणुओं की संख्या क्रिस्टल वाटर कहलाती है। जैसे वॉशिंग सोडा में आपको 10 दिख रहा होगा, 10 क्रिस्टल वाटर है, जिप्सम में 2 है, इसी तरह से कॉपर सल्फेट में 5 है, इसी तरह से POP में आपने अभी देखा था कि 1/2 है, जिप्सम में आपने देख ही लिया है 2H2O है। ये सब होता है क्रिस्टल वाटर। तो आई होप आपको चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एक बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है। ये यूज लिख रखे हैं और इधर आपके रसायन है, आपको पहचानना है किसका यूज किस में होता है। तो थोड़ा सा आप अपना माइंड भी लगाइएगा और इसको चेक कीजिएगा कि किसका उपयोग किस में होगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि धोने का जो सोडा है उसका उपयोग अभी आपने पढ़ा होगा कि बोरेक्स के अंदर था, विरंजक लॉन्ड्री के अंदर। आप सोचोगे सर लॉन्ड्री में तो कपड़े धोते हैं, ये धोने का सोडा होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना ये स्पेशली नाम विरंजक वाले उपयोग में आया है क्योंकि वहाँ कपड़ों स्पेशल धुलाई होती है। स्पेशल धुलाई यानी वहाँ कुछ चीज़ों के कलर को उड़ाया जाता है। और ये जो धोने का सोडा है इसका बोरेक्स में आया है। इसके अलावा आपको खाने का सोडा आपको पता ही है, केक में इसको उपयोग में लिया जाएगा। और ये जो बच गया है वो तो आपको वैसे ही पता चल ही जाएगा बचा हुआ कौन है,
जिप्सम, इसको कृषि में मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे बहुत जल्दी बैक टू बैक आगे के नेक्स्ट 3rd चैप्टर के, उसके बाद 4, 5, 6 सारे चैप्टर के वीडियो आने वाले हैं। आप जल्दी जल्दी से वीडियो के साथ साथ अपने सिलेबस को कवर कीजिए और जो भी डाउट वगैरह हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और लाइक करके और इसको नोटिफिकेशन को ऑन रखिए क्योंकि पर डे आपको वीडियो मिलेगा। थैंक यू।